हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम क्लास ट्वेल्थ की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका पहला चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आप सब, चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, वो अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर टिक करेंगे उन क्वेश्चनों को, उन लाइंस को जो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का जो बनता है वो ये कि नेहरू का जो लोकप्रिय भाषण था उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था और वो कब दिया गया था। तो नेहरू का जो लोकप्रिय भाषण था वो 14 अगस्त और 15 अगस्त की मिडनाइट 1947 को दिया गया था। उसका नाम थ्रिस्ट विद डेस्टिनी था। इसका नाम हिंदी में एक और है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। तो आप आसान नाम याद रखिए, थ्रिस्ट विद डेस्टिनी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये था ये कि किस साल को अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल कहा जाता है। किस साल में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुई थी? वो था 1947 का साल। इस दौरान हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत दंगे हुए थे जिसमें 5 से 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ से भाषण दिया था? वो दिया था लाल किले की प्राचीर से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले से भाषण दिया। नेक्स्ट, अगले पेज पर, ऐसा किसने कहा था कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी होगा और गम का भी। ये लाइन महात्मा गांधी ने कही थी। 14 अगस्त 1947 को ये लाइन कही थी और कलकत्ता से ये लाइन कही थी। नेक्स्ट, आज़ादी के समय 3 चैलेंजेस थे बड़े। 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी? पहला, देश को एकता के सूत्र में बांधने की। दूसरा, लोकतंत्र कायम करने की। और तीसरी चुनौती जो है वो अगले पेज पे है, एक विकासात्मक समाज बनाने की जिसमें अमीर और गरीब में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। तो हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन हो गए हैं। बस याद रखना, 3 चुनौतियाँ कौन कौन सी? देश को एकता के सूत्र में बांधने की, लोकतंत्र कायम करने की, और एक ऐसा विकासात्मक समाज बनाना जिसमें सबका भला हो, ना कि कुछ तबकों का, कुछ वर्गों का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगले पेज पर है, सुबह ए आज़ादी कविता किसकी थी? सुबह ए आज़ादी कविता फैज अहमद फैज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैज अहमद फैज कौन थे? पहली बात, ये 1911 से 1984 तक इनका जीवन था। 1911 में पैदा हुए थे और 1984 में ये मर गए थे। सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था बेटा? सियालकोट।
विभाजन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए थे और वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होने के कारण इनका पाकिस्तानी आर्मी से, ठीक है ना, पाकिस्तानी सिस्टम से हमेशा टकराव रहा। लंबे समय तक एक कारावास या जेल में गुजारा इन्होंने। इनकी फेमस कई कविताएं थी। नक्शे फरियादी, दस्ते ए साबा, जिंदा नामा इनकी प्रमुख कविताएं थी। कौन कौन सी, पेपर में कई बार पूछा गया है बेटा, ये सैम्पल पेपर्स वगैरह में। नक्शे फरियादी, दस्ते ए साबा, जिंदा नामा। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई कवियों में 20वीं शताब्दी में फैज अहमद फैज का बहुत ऊंचा स्थान हुआ करता था। नेक्स्ट, अमृता प्रीतम कौन थी? अमृता प्रीतम कौन थी? पंजाबी भाषा की प्रमुख काव्यत्री थी, कथाकार थी। इन्हें कई सारे पुरस्कार या कई सारी अवार्ड्स मिले थे। साहित्यिक अकेडमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था। साहित्य अकेडमी, पद्मश्री, ज्ञानपीठ। विभाजन के बाद ये दिल्ली में निवास करने लगी थी और जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने पंजाबी भाषा की एक साप्ताहिक पत्रिका या वीकली मैगजीन नागमणि का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देख लो। NWFP का पूरा नाम क्या था? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत कहते हैं। NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना बेटा ये वाला। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे कहते हैं बेटा? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं? पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के नेता थे और इन्हें कहते हैं सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। बेटा, इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये थे एक मुसलमान होने के बावजूद भी ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, बट इनकी आवाज़ को अनदेखा करके, अनसुना करके भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट, विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी किन प्रांतों में देखने को मिली? विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी किन उसमें देखने को मिली? पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी थी, क्योंकि दोनों इलाकों को बीच में से बांट दिया गया था, पंजाब और बंगाल में। नेक्स्ट, अब बेटा, अब कई बार ये पूछ लिया जाता है बेटा, यहाँ पे इसका आंसर है कि विभाजन के आधार का तरीका क्या था। विभाजन के आधार का तरीका यही डिसाइड किया गया, जिन इलाकों में मुसलमान ज़्यादा है वो बनेंगे पाकिस्तान और बाकी इलाके कहेंगे भारत, या बाकी इलाके बनेंगे भारत। तो उस समय दो ही इलाके ऐसे थे जहाँ मुसलमान थोड़े ज़्यादा संख्या में थे। वो थे एक पूर्वी साइड
जो पूर्वी पाकिस्तान बना और अब की डेट में वो बांग्लादेश है, अलग देश है। और एक वेस्ट साइड, पश्चिम साइड, ठीक है ना, वो है रियल पाकिस्तान आज की डेट में, और उस समय उसे पश्चिम पाकिस्तान कहा गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण कौन सा था? मानव इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण या माइग्रेशन था 1947 का, 1947 का भारत पाकिस्तान विभाजन। नेक्स्ट, मेहमान नवाजी में कसर कविता किसकी है? मेहमान नवाजी में कसर सदत हसन मंटो की ये किताब है, ठीक है ना, किताब नहीं सॉरी कहानी है बेटा ये। नेक्स्ट, विभाजन के जो सबसे ज़्यादा दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे थे, वो किन इलाकों में देखने को मिले? वो हमें देखने को मिले बेटा, यहाँ देखो सबसे ऊपर वाली लाइन में, विभाजन के सबसे ज़्यादा दंगे लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर में देखने को मिले। 3 जगह दंगे सबसे ज़्यादा थे, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आ जाता है ये कुल की इज्जत क्या है। बेटा कई बार जब सांप्रदायिक दंगे होते थे तो उन दंगों में उनके घर बार को जला दिया जाता था, उनकी महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार जैसी घटना घटती थी। तो कई बार परिवार वाले अपनी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए उनको जहर दे देते थे और ख़ुद भी जहर खा लेते थे, लेकिन उनका बलात्कार होने के अपराध से अपने आप को अलग रखते थे। कहते थे कि इज्जत लूटने से ज़्यादा अच्छा है कि हम सब अपने परिवार के साथ जहर खाकर मर जाएं। तो कई लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपने बहू बेटियों को जहर देकर मार देते थे या खुद मर जाते थे उनके साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेटा आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, जब देश का विभाजन हुआ ना तो टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। विभाजन के समय लगभग 80 लाख लोग, अगला क्वेश्चन बना लो, विभाजन के समय लगभग 80 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर सीमा पार आना जाना पड़ा। दोनों साइड के लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा और लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी। देखो आपको पता है अब विभाजन के बाद बड़े पैमाने पर मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन फिर भी 1951 में देश की कुल मुस्लिम आबादी 12% थी। भारत में 12% मुसलमान थे आज़ादी के टाइम पर 1951 में। नेक्स्ट, ये गर्म हवा जो थी, हवा नाम की जो फिल्म थी कब बनी थी? 1973 में बनी थी। निर्देशक MS सत्थू और पटकथा कैफ़ी आज़मी थे। पटकथा लिखने वाले कैफ़ी आज़मी थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का अंतिम उपवास कौन सा था? महात्मा गांधी का अंतिम उपवास बेटा 1948 की जनवरी में उन्होंने रखा था,
यही उपवास उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। और कोलकाता की तरह ही दिल्ली में भी इनके उपवास का जादुई असर दिखा और सांप्रदायिक दंगे काफ़ी कुछ टाइम के लिए रुक गए। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। हत्या करने वाले एक हिंदू अतिवादी नथुराम विनायक गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। ठीक है ना। संध्याकालीन में प्रार्थना कर रहे थे वो शाम के टाइम पर, तभी उनके पास पहुँचे और 3 गोलियां चलाई गांधी जी पर और उसी समय गांधी जी की डेथ हो गई। लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ आरएसएस को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया और गांधी जी की मौत के बाद बेटा जो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे बड़े पैमाने पर वो अचानक शांत हो गए। नेक्स्ट, रजवाड़े। देखो, ब्रिटिश इंडिया के कितने हिस्से होते थे? ब्रिटिश इंडिया में 2 हिस्से होते थे। एक हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत का होता था और दूसरे हिस्से में देसी रियासत हुआ करती थी। मतलब ब्रिटिश प्रांत को 2 भागों में बांटा जाता था। ब्रिटिश इंडिया के 2 हिस्से होते थे। एक तो डायरेक्टली कंट्रोल ब्रिटिश सरकार द्वारा होता था और दूसरा देसी रियासतें, देसी रजवाड़े जिसे प्रिंसली स्टेट कहते थे, जिस पर सीधा नियंत्रण। देखो, ब्रिटिश प्रभुत्व वाले जो भारतीय प्रांत होते थे उस पर तो डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, बट जो रजवाड़े थे, रजवाड़े पर राजाओं का शासन था, लेकिन उन राजाओं ने ब्रिटिश की अधीनता को स्वीकार कर रखा था। मतलब ब्रिटिश प्रांत वाले जो हिस्से थे उस पर कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का, और जो देसी रजवाड़े थे उस पर राजा शासन करता था लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन। ठीक है ना। और आज़ादी के समय प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक, आज़ादी के समय प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी ना किसी रजवाड़े की प्रजा होती थी। मतलब हर 4 भारतीयों में से एक प्रिंसली स्टेट या रजवाड़ों का मेंबर हुआ करता था, रजवाड़ों की जनता हुआ करती थी। अब आता है आज़ादी के समय ब्रिटिश भारत में कितने रजवाड़े थे? 565 थे, 565 थे, 565 प्रिंसली स्टेट थे। यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बेटा मैं बता देता हूँ कि इसमें से 330 प्रिंसली स्टेट इंडिया में मिल गई थी, बाकी पाकिस्तान में। अब पता है इन प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या राइट दिया? इन प्रिंसली स्टेट को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत ये कहा कि अगर प्रिंसली स्टेट चाहते हैं तो या तो भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में चले जाए या अपने आप को आज़ाद घोषित कर ले, स्वतंत्र घोषित कर ले। अब जरा सोचो कि अगर उस समय 565 प्रिंसली स्टेट अपने आप को अलग डिक्लेयर कर देती, भारत आपको जो अखंड भारत नज़र आता है वो अखंड भारत आपको नज़र नहीं आता, भारत के कई सारे टुकड़े हो जाते। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो आज का जो उड़ीसा है, ठीक है ना, आज के उड़ीसा में उस समय 26 रियासतें हुआ करती थी। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। अगर सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात से मिलकर बना था, सौराष्ट्र की बात करूं तो उसमें 14 बड़े 119 छोटे
रजवाड़े हुआ करते थे। अब देख लो कितने कितने रजवाड़े उस समय एक स्टेट के अंदर हुआ करते थे। इनको मिलाने के लिए, इनको भारतीय संघ में मिलाने के लिए जिस सहमति पत्र पर साइन किए जाते थे, जिस सहमति पत्र पर साइन किए जाते थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है ना। जिस सहमति पत्र पर देसी रियासतें साइन करती थी, प्रिंसली स्टेट साइन करती थी कि हमें भारत में मिलना है, उस सहमति पत्र का नाम क्या था? उस एग्रीमेंट का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। भारतीय रियासत में, भारतीय संघ में या इंडिया में वैसे तो सबको शामिल कर लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन 4 प्रिंसली स्टेट ने बड़ा उत्पात मचाया जिन्हें बड़ी मुश्किल से मिलाया गया भारत में। वो थी जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कश्मीर और चौथा मणिपुर। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर को बड़ी मुश्किल से भारत में मिलाया गया। देखो हैदराबाद और मणिपुर का बारे में तो आप इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन जूनागढ़ और कश्मीर जो है इस चैप्टर में नहीं है। और कश्मीर के बारे में तो आने वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ना है। और जूनागढ़ में जो है, जूनागढ़ के बारे में कुछ दे नहीं रखा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। जूनागढ़ का राजा चाहता था, मुसलमान था वो चाहता था उसे पाकिस्तान में मिलाना, पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, और वहाँ की प्रजा थी हिंदू। तो उस भारत सरकार ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ की प्रजा को भड़का दिया राजा के खिलाफ कि ये पाकिस्तान में शामिल हो रहा है, पाकिस्तान में शामिल हो रहा है। तो जनता ने विद्रोह किया। तो प्रेशर में आकर फिर क्या किया था, भारत सरकार ने रेफरेंडम करवाया था, जनमत संग्रह करवाया कि जनता से पूछेंगे। तो वहाँ पे 99.95% यानी 99.95% ने बोला हमें भारत में शामिल होना है, और सिर्फ 0.05% ने बोला कि हमें पाकिस्तान में शामिल होना है। ठीक है ना। इस तरीके से जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। ये लाइन किसने कही थी कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया तो सर्वसामान्य की भलाई के साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से सबको, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, घेर लेगी, हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ये लाइन कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के शासक को, एक पत्र में उन्होंने कहा था। नेक्स्ट, हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। बेटा मैं निजाम के बारे में थोड़ी सी स्टोरी और बता देता हूँ, क्योंकि कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसानों में से एक था निजाम। हैदराबाद का शासक था। ठीक है ना। पहली बात तो सुनो, निज़ाम उसका नाम नहीं था, उसकी पोस्ट को, हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। उस समय हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत होती थी। आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक के हिस्से उसमें आते थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते थे उसके अंदर। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से। हैदराबाद का शासक निज़ाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत, आज़ाद रियासत का दर्जा दिलवाना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने नवंबर 1947 को उससे एक समझौता किया
और बोला कि तू 1 साल तक राज कर, मैं तेरे से 1 साल के बाद बात करूँगा। अभी वो पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था हमारा उस समय। तो इसी बीच वहाँ पर एक तेलंगाना वाला इलाका है, आज तो एक राज्य बन गया। उस समय तेलंगाना के किसानों ने क्या किया, निज़ाम की खिलाफ जो निज़ाम की जो नीतियाँ थी उससे तंग आकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। तो निज़ाम ने उनको रोकने के लिए अपना अर्धसैनिक बल, अपना पैरामिलिट्री फोर्स भेजा, ठीक है ना, अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजा अर्धसैनिक बलों को, जिसको रजाकर कहते थे। नाम क्वेश्चन में पेपर में कई बार आ जाता है, रजाकर, ठीक है ना, रजाकर कहते थे। ठीक है बेटा, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये कि निज़ाम के अर्धसैनिक बलों को क्या कहते थे, रजाकर। इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को, गैर मुसलमानों को टारगेट किया। मुसलमानों को तो नहीं मारा, लेकिन जो मुसलमान नहीं थे उनको टारगेट किया, उनको मारा। भारत सरकार ने जो है इससे काबू पाने के लिए 2 महीने पहले ही अपनी सेना भेज दी। आपको बताया था ना कि नवंबर 1947 में कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 साल तक चलाएगा रूल। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना था 1948 नवंबर में, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले ही सितंबर में भारतीय सेना को भेज दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद। रुक रुक के लड़ाई चली, लगभग 5 दिन के आसपास ये लड़ाई चली थी। 5 दिन के अंदर अंदर निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब ऐसी कहानी मणिपुर की सुन लो बेटा। मणिपुर में से भी कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो मैं आपको कहानी ही सुना देता हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन बने आप इजीली अटैम्प्ट कर ले। देखो, मणिपुर के राजा का नाम था बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था मणिपुर के राजा का नाम? बोधचंद्र सिंह। भारत सरकार ने उससे एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें बोला कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता जो है वो बनी रहेगी। महाराजा अंदर के सारे सिस्टम को चलाएगा और उसकी बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ले ली। लेकिन जून 1948 में भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने नहीं बल्कि मणिपुर के राजा के ऊपर दबाव डालने लग गया। और दबाव ये जनता ने डाला कि इलेक्शन कराओ। तो मणिपुर में जून 1948 में दबाव में आकर इलेक्शन कराए गए और मणिपुर भारत का ऐसा पहला राज्य बना जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से इलेक्शन कराए गए। यानी हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या वंश का क्यों ना हो, ठीक है ना, वोट डालने का मौका दिया। इसके बाद मणिपुर में राजतंत्र से, मोनार्की से क्या कायम हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, ठीक है ना। अब दिक्कत ये थी कि मणिपुर की विधानसभा में जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर भारत में शामिल हो जाए, जबकि विपक्षी पार्टियां, दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। इसी बीच भारत सरकार ने मणिपुर के राजा के ऊपर दबाव डाला और उससे भारत में शामिल होने वाले एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा लिए। इस तरीके से मणिपुर भारत में शामिल हो गया और इस वजह से मणिपुर के लोगों में नाराज़गी भारत सरकार के खिलाफ ज़्यादा फैली। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग, भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार की गई थी? भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन यानी 1920 में
कांग्रेस का एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस द्वारा कि आज़ादी के बाद हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि मैं भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर बना दिए तो देश में बहुत सारे राज्य हैं जो क्या करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य अगर बना दिए तो देश में कई सारे राज्य बन जाएंगे और देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसी बीच आंध्र प्रदेश मद्रास प्रांत के अंदर जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया और बोला कि हमारे लिए आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाओ। लेकिन जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं माने तो एक नेता थे पटौती श्री रामुलु, वो अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये गांधीवादी नेता थे। 56 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल करी, लेकिन 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद पूरे आंध्र इलाके के अंदर हिंसात्मक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। अंत प्रधानमंत्री दिसंबर 1952 में ही ये घोषणा कर देते हैं कि मैं आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की घोषणा करता हूं। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये लाइन किसने कही थी? यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषा का जोर बढ़ेगा और हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा। अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। ये लाइन महात्मा गांधी जी ने कही थी जनवरी 1948 में। देखो, दिसंबर 1952 में आपको पता है आंध्र प्रदेश नाम की बनाने की घोषणा करी थी। तो 1953 में ही भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। क्या बनाया? राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बना दी। ठीक है ना। इस कमेटी का क्या काम था? इस आयोग या इस कमीशन का क्या काम था? 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, इसे भाषा के आधार पर राज्य बनाने थे और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसने अपनी रिपोर्ट बेटा 1956 में दी कि भारत में भाषा के आधार पर जो है वो 14 राज्य बनाए जाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्या रिपोर्ट दी? कि भाषा के आधार पर ये बोला कि भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए जाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसमें ऐसा कहा। इस कमीशन को बनाया गया था 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को। ठीक है ना। रिपोर्ट इसने दी 1956 में, जिसमें कहा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। अब पटौती श्री रामुलु के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। इन्होंने भूख हड़ताल 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक करी थी। 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक भूख हड़ताल करी और 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा राज्य कब बना। देखो, कौन सा राज्य कब बना वो देख लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले भाषा के आधार पर 1960 में, भाषा के आधार पर 1960 में जो राज्य बना वो कौन कौन सा था? देखो, वो था
महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में क्या बना? महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में, भाषा के आधार पर। नेक्स्ट 1966 में पंजाब प्रांत को भी दो भागों में बांटा गया। और पंजाब प्रांत में दो भाग कौन कौन से थे? एक बना था पंजाब और एक बना हरियाणा। एक बना पंजाब और एक बना हरियाणा, और इसी में से हिमाचल प्रदेश नाम का एक अलग राज्य भी बनाया गया था, वो बाद में बना था। ठीक है ना? कौन कौन से? 1966 में पंजाब राज्य को एक अलग दर्जा मिला, और पंजाब से अलग कर कर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नाम का एक राज्य बनाया गया। तो आप देख लेना कि देख लो पंजाब में से कौन कौन से प्रांत को अलग किया था? पंजाब, हरियाणा, और उसमें से हिमाचल प्रदेश भी एक अलग राज्य बना 1966 में। ठीक है ना? नेक्स्ट 1972 में भी मेघालय बनाया गया। क्या बनाया गया? 1972 में मेघालय आया। क्या बना बेटा? मेघालय 1972 में बना। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी बना। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, 1966 में जो है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना? उसी के बाद 1972 में एक जो है कौन सा बना? मेघालय बना, और मणिपुर और त्रिपुरा बना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना 1987 में, जबकि नागालैंड बना 1963 में। ठीक है ना? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बना 1987 में, 1963 में बना नागालैंड, और सन 2000 में कुछ और भी राज्य बने। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल का नाम बदलकर अब उत्तराखंड कर दिया गया है। 3 राज्य बने, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल 2000 में। आज भी देश में कई सारे राज्यों में अलग राज्य, भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। जैसे तेलंगाना में हो रही है। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश को तेलंगाना बनाने की, जो बन भी चुका है। महाराष्ट्र में एक विदर्भ नाम का राज्य बनाने की। ठीक है ना? महाराष्ट्र से अलग करके विदर्भ नाम का राज्य बनाने की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बनाने की, और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में भी एक अलग राज्य बनाने की मांग के लिए आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है ना? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कौन सा राज्य कब बना। 1960 में बना महाराष्ट्र और गुजरात। 1963 में बना नागालैंड। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी अलग किया गया। ठीक है ना? 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर बना। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 1987 में बना। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, और अब उत्तराखंड जिसको कहते हैं उत्तरांचल को, वो 2000 में बना। आज भी कई सारे इलाकों में भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाने की मांग हो रही है। विदर्भ हो रही है, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश हो रही है, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में भी एक अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है। इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है ना? अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि अगला चैप्टर कैसे करना है और कौन कौन से उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाय बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।